इनसे मिलिए। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मशहूर साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट रूपाली सुर्वे से। रूपाली जी, विविध भारती के इनसे मिलिए प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। हम भी आपको धन्यवाद देते हैं आने के लिए। अच्छा ये बताइए कि विविध भारती में जब आ रही थी आप, तो आपको कोई लगा कि ये वही चैनल है जहां आप सुनती रही होंगी बचपन से? कैसा अनुभव रहा? वैसे तो ये एक ही चैनल है जहाँ पर सब अच्छे गाने प्ले होते हैं और बचपन से हम सुनते आए हैं, तो अभी भी ऐसे लगता है ये ही दिन भर सुनते रहे। विविध भारती में एक खास बात यह है कि हमारे देश की जो परंपरा और वैल्यूज हैं उसको इस चैनल ने अभी तक जोड़ के रखा है। दोस्तों ये बता दें, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन दिया कि साउंड इंजीनियर और वॉइस आर्टिस्ट ये दो पहलू हैं रूपाली जी के। रूपाली जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साउंड इंजीनियर और एक महिला, तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात होती है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं को जो खास तौर से इसमें करियर बनाना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, पर एक ही चीज है, इसमें बहुत डेडिकेशन लगता है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है एंड बहुत क्रिएटिव जॉब है। करियर करने के लिए बहुत अच्छा है, बट ये भूल जाइए कि इट इज नॉट 10 to 6 वाला जॉब, बिकॉज एक बार चालू किया काम ये घंटों तक चलता जाएगा, पूरा टेक्निकल है। और चूंकि साउंड इंजीनियरिंग की बात होती है तो साउंड रिकॉर्डिस्ट जब आप कहलाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बतौर एक फीमेल होने के आपने कैसे की, या अचानक कोई ऐसी घटना घटी, या आपने कोई खास ट्रेनिंग लेने का सोचा था पढ़ाई के बाद? तो क्या हुआ, विस्तार से हमारे सुनने वालों को बताइए। एक्चुअली हमारा स्टूडियो 97 से था और मेरे डैडी इस इंडस्ट्री में है, बहुत फेमस है वो विस्लिंग विजार्ड। अच्छा, क्या नाम है उनका? नागेश सुर्वे जी। जी। जितने फिल्मों में सीटियां है, विसल्स, वो सब उन्होंने बजाई है। 1600 के ऊपर फिल्मों में उन्होंने सीटियां बजाई है। तो दोस्तों सुना आपने, रूपाली जी ने बताया कि इनके पिताजी श्री नागेश सुर्वे जी विस्लर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपने मुंह से बजाने वाली सीटी से धुनों को सजाया है, कई गीतों की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए, जो मैंने प्रश्न किया था कि ये दिमाग में कैसे आया कि साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है? बिकॉज ये मेरा बैकग्राउंड था फिल्म का और स्टूडियो था, तो पहले से पता था ये इंडस्ट्री कैसी है। सेकेंडली हम लोग 2 सिस्टर्स ही है। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, हमारे स्टूडियो में श्वास पिक्चर का रिकॉर्डिंग होने वाला था, मराठी फिल्म श्वास, राइट। और तभी तो डैडी ने रिकॉर्डिस्ट रखे थे जॉब के लिए जी। 2 दिन पहले वो रिकॉर्डिस्ट ने फोन करके कहा कि मुझे कहीं और काम मिला है, कहीं और जा रहा हूँ। और ये पुराने लोगों का कैसे, दे आर वेरी डेडिकेटेड, एक बार जबान दी तो दिया, कमिटमेंट, राइट। तो डैडी ने उस चीज का बहुत टेंशन लिया। तभी तो मैं खैर बहुत छोटी थी, शायद से 9th में रहूंगी मैं, 9th 10th में। एंड बड़ी सिस्टर जो मेरी है, उसका इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं, शी इज इनटू एनिमेशन, आर्टिस्ट है वो। तो तभी डैडी को एक हल्का सा स्ट्रोक आ गया था, जिससे भगवान की दया से फिर से वो आ गए नीचे। झटका लगा, पूरा पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था बकायदा, पर वो उसमें से फिर से रिकवर हो गए। पर वो टाइम बहुत क्रूशियल था कि एक तो वो सिंगल अर्नर थे, हम लोग 3 फीमेल्स घर पे। तो तभी मैंने सोचा कि जिस चीज के वजह से, और कोई तो स्टूडियो आगे बढ़ाने के लिए चाहिए, तो हमेशा इन लोग के ऊपर क्यों डिपेंड रहना चाहिए, कुछ तो खुद से क्यों नहीं हम स्टार्ट कर सकते। मैंने इंस्टीट्यूट्स में जाकर पूछा, तो वहां पर 18+ था फॉर दिस कोर्स, जो मैं नहीं थी। मैं जस्ट 10th पास हुई थी, आई वाज 16। तो मैंने रिकॉर्डिस्ट से पूछा कि आप मुझे सिखाइए जो भी है। तो उनके टैंट्रम्स कि नहीं आपसे नहीं जमेगा, लड़कियों का काम ही नहीं है ये। मैंने ठीक है चलो आप ऐसा बोलते तो भी ठीक है, पर मैंने ये जिद पकड़ के रखा था कि मैं बस रिकॉर्ड साउंड इंजीनियर ही बनूंगी। और मैं दिन रात खुद से ही स्टडी करने लगी कि ये ऐसा हुआ, फॉल्स निकलते थे, बहुत सारे एरर्स आते थे, ये वो करके, पर मैंने सीख लिया। अभी मुझे इतना डीपली पता है कि जो बच्चा जाके सीख के नहीं आ सकता है, उतना डीपली पता है कि ये सिस्टम कैसा है। एंड वैसे करके अभी तो खैर बहुत सालों से साउंड इंजीनियरिंग का चल रहा है मेरा अच्छे से।
ये शुरुआत आपकी अच्छी हुई कि देखिए कहीं ना कहीं किसी का कमिटमेंट ना टूटे अपने पिता का, और इसके लिए आपने प्रण किया कि मैं सीख कर रहूंगी, और आपने सीखा। तो इसमें कई तरह के जो काम होते हैं, जैसे आपने कहा कि टाइम का कोई बंधन नहीं होता, रात में भी काम होता है, क्योंकि जैसी जरूरत होती है क्लाइंट की वैसा काम आपको करना पड़ता है। बिकॉज ये क्या पता है, हम ये सब प्रोग्राम्स जो रहते हैं वो ऑन एयर जाते हैं, डेट्स ऑलरेडी निकली होती है, तो हम नहीं बोल सकते कि अरे आज मुझे नहीं जमेगा या आज मेरा फेस्टिवल है या नहीं, देना ही पड़ता है क्योंकि उससे लिंक्ड बहुत सारी चीजें होती है। तो ये मेरा लेट हुआ तो आगे सब लेट होगा। अच्छा ये बताइए रूपाली, आप की साउंड इंजीनियरिंग का जो कोर्स भी किया आपने, बाद में सब कुछ सीखा, साउंड रिकॉर्डिस्ट बतौर एक जम गई आप। तो कई कलाकार आपके समक्ष ऐसे माइक्रोफोन पर आते होंगे डबिंग करने या वॉइस आर्टिस्ट के रूप में जो वॉइसिंग करते हैं, कि जहां जरूरत पड़ी और कमिटमेंट टूट गया और कहीं कोई ना कोई नहीं आया और आपको भी वो काम करना पड़ा हो। हाँ जरूर। मैंने डबिंग बहुत पहले सीखा एक्चुअली। अच्छा। रिकॉर्डिंग से पहले। ओके। जब मैं 7th में थी, मेरे स्टूडियो में हैरी पॉटर का ऑडिशन चल रहा था। बहुत ही फेमस सीरीज। हाँ, सबसे पहला वाला सीजन था ये, फर्स्ट फिल्म, सबसे पहली वाली। एंड मैं तभी वैसे ही बाहर पैंट्री था, वहां पर ऐसे ही खुद का स्टूडियो है, तो बैठ के पढ़ाई करो, कुछ भी घर का ही है सब मामला। सबसे लास्ट ऑडिशन मैंने दी थी, रॉन वीजली एक कैरेक्टर है उसमें। अच्छा। वो तीनों में से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और मैंने चलो ट्राई करती हूँ, ऐसी देख देख के तो पता था कि कैसे करते हैं, मैंने ट्राई भी कर लेती हूँ। तो ऑडिशन दे दिया एंड वो अप्रूव हो गया। डबिंग का तो तभी बिल्कुल भी पता नहीं था कैसे करते हैं, और उस दौर में तो सिंकिंग करना पड़ता था। हाँ, सिंक में ही, बिकॉज ये सब अलग दूसरे लैंग्वेज से हिंदी में डब होती है। जी जी जी। तो सिंक बकायदा करना पड़ता है, और फाइनल करने के लिए फेमस स्टूडियो में इसका डब हुआ था फाइनल। एंड तभी बहुत सारी चीजें सीखी कि डबिंग कैसे होता है। तो उसके बाद डबिंग का जो जर्नी मेरा स्टार्ट ही हो गया था। बहुत सारी फिल्मों में, सीरीज, काफी कैरेक्टर्स डब हुए और अभी भी करती हूँ। जी, हम ये आपसे और भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि साउंड रिकॉर्डिस्ट का जो काम होता है उसमें प्रमुख रूप से आपको क्या ध्यान रखना होता है और आर्टिस्ट को किस तरह संभालती हैं आप? अभी खुद आर्टिस्ट होने की वजह से ये एक प्लस पॉइंट होता है कि मैं आर्टिस्ट को समझ सकती हूँ। टेक्निकली जब हम डब करने जाते हैं या वॉइस या कोई भी रिकॉर्डिंग, तो 10 बार रिकॉर्डिंग लो या 10 बार वही चीज लो नहीं मतलब बनता है। वो चीज मिली तो पहले टेक में भी मिल सकती है। इम्पैक्ट एग्जैक्टली जो चाहिए वो पहले चीज में भी मिल सकती है। तो वो कान इतने तैयार हुए हैं अभी कि मुझे लगा तो सेकंड टेक या थर्ड टेक तो पहले में ही हो जाता है। सेकेंडली कंफर्ट लेवल एक अलग सा है, मैं समझ सकती हूँ उसको कि हर एक पूरी लाइन रिपीट करना बार बार ये बहुत डिफिकल्ट रहता है। जी। जब हम सुनते हैं तो दिमाग में बैठती है कि अरे ये इमोशंस थे, ये एक्सप्रेशंस थे, पहले बार निकल जाती है, फिर से ये 10 बार लेने से अलग 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 फिर चेंज हो जाता है। तो टेक्निकली ये इजी हो जाता है, एक ये बन जाता है कि साउंड इंजीनियर होने के बावजूद एक आर्टिस्ट होने की वजह से रिकॉर्डिंग अच्छा होता है और जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल, और अभी तो जमाना डिजिटल है तो सारी प्रक्रियाएं भी आसान हैं। एब्सोल्युटली, है ना। पहले के दौर से आप काम करती आ रही हैं, इक्विपमेंट बदले हैं, नए दौर पे आप काम कर रही हैं, तो बदलाव तो आपने महसूस किया होगा। वैसे आपने अभी जिक्र किया था कि आपकी जो दीदी है वो एनिमेशन से जुड़ी है। हाँ जी। और फादर जो हैं वो भी कलाकार हैं, वायोलिन वादक भी रहे हैं। हाँ, नागेश जी तो वायोलिन भी बजाते थे और विस्लर आर्टिस्ट तो ही हैं। तो कहीं ना कहीं एनिमेशन से भी आपका वास्ता पड़ा होगा, कहीं एनिमेशन कैरेक्टर भी आपने किए हैं वॉइस? काफी सारे किए, जैसे डेनिस द मेनिस का डेनिस था, फिर एक डोरा द एक्सप्लोरर नाम की सीरीज थी, उसमें एक छोटा सा मंकी था, उसका किया हुआ है। फिर परमैन नाम की एक सीरीज था, उसमें साबू किया हुआ है। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को क्रम से आप पहले कैरेक्टर का नाम बताइए और उसकी नकल बताइए। अभी जैसे लड़की होकर मेरे वॉइस में काफी बेस है, मैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स लड़कों का ही डब करती हूँ। जैसे नॉर्मली अभी मैं बताती हूँ, साबू का जो है परमैन में, वो ऐसा बोलता है, ये आपका विविध भारती बहुत अच्छा है, यहाँ पर आके कुछ अलग ही महसूस होता है। ऐसा है। फिर जो रॉन वीजली है, ये एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं है, ये रियल लाइफ कैरेक्टर है। जी। तो वो ऐसा बोलता है कि हैरी, वहां पर खतरा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए।
ये वैसा बोलता है। साउंड वेरिएशन। हाँ, तो कोई बच्चा रहता है, जैसे डेनिस द मेनिस का जो बच्चा किया था मैंने, एकदम छोटा बेबी था, वो ऐसा बोलता है, डेनिस मुझे ना भूख लगी है और मुझे खाने दो ना तो मैं बहुत रोऊंगा। बहुत अच्छे। आजकल एक और चीज काफी वॉइसिंग की होती है, IVRs। वो क्या है? जो हम मोबाइल में फोन करते हैं, तो जैसे नमस्कार, ये कॉल उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कॉल कीजिए। जी जी जी। ये आजकल काफी वॉइसिंग में होता है, तो वो काफी लैंग्वेजेस में हम करते हैं। अच्छा, एक बार मान लीजिए करके बताइए, जैसे मैंने डायल किया है। ओके, तो मैं आपका नाम लेके ही बोल देती हूँ। राजेंद्र जी इस वक्त व्यस्त है, कृपया दोबारा कॉल कीजिए। हमने ये भी सुना है कि आपके पिताजी की तरह आप भी विस्लिंग करती हैं। हाँ, एक्चुअली डैडी ने तो बहुत 1600 के ऊपर फिल्मों ने विसल्स की हैं, तो जब भी उनको सेकंड ट्रैक लगता है, नॉर्मली तो कैसे उस टाइम तो 1 ट्रैक होता था, तो कैसे बार बार ट्रैक्स रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। विसल तो बहुत लोग बजाते, पर ये विसल बजाना अलग पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डैडी ने मैंने पिक्चर में बजाया था, धूम पिक्चर में, बताइए। उसमें ये विसल ऐसा था। वाह, क्या बात है। थैंक यू। सबसे मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी वो थी हम दिल दे चुके सनम। डैडी मेरे हाइटेड है, मेरा हाइट बहुत कम है, तो हमें एक ही माइक पर विसल बजाना था। तो मुझे स्टूल दिया था और बहुत छोटी थी मैं, मेरे ख्याल से 7th 8th में रहूंगी तभी। तब अचानक से मुझे ये विसल पता नहीं था मेरे में है, बिकॉज विसल सिखा नहीं सकते, मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ कि आप बजाओ, अचानक से आ गया था, तो डैडी की वजह से बाय डिफॉल्ट मेरे में ये आ गया। तो तभी ये हम दिल दे चुके सनम का बजवाया था। फिर ग्रहण में मनीषा कोइराला के लिए उनको फीमेल विसल चाहिए थी। जैकी श्रॉफ की फिल्म थी। हाँ, अभी फीमेल विसल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, विसल एक स्टैंडर्ड है। विसल तो विसल है। हाँ, तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे बुलाया था। अगर कोई युवा साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना चाहे तो बतौर करियर वो कितना सजगता से अपनी इस पारी को लंबी अवधि तक खेल सकता है और इसी में रम सकता है आपकी तरह, उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? एक तो थोड़ा टेक्निकली आप स्ट्रांग हो तो अच्छा है, क्योंकि ये पूरा टेक्निकली है पूरा। सेकेंडली कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो तो अच्छा है, बिकॉज जैसे मैंने लंदन के एग्जाम्स दिए पियानो के, तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसका पता है कि म्यूजिक क्या है, पता रहना चाहिए। आप कहाँ पर पंच करोगे, आप कहाँ पंच आउट करोगे, जब आपके कान में रिदम नहीं है तो आप कहीं पर भी छोड़ दोगे, ये सब पता होना जरूरी है। सेकेंडली प्रॉपर इंस्टीट्यूट से सीखिए, कोई भी 2 महीने का कोर्स से नहीं बनता है, बिकॉज वहां पर आपको थियोरी मिलती है, पर प्रैक्टिकली फाइनली आपको जाके स्टूडियो में ही सीखना पड़ता है। तो वो मिल जाता है काम, आप उसमें एक्सेल हो, आपका नॉलेज अच्छा हो तो जरूर मिलेगा। एंड ऐसा नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलेगा, बहुत टाइम तक आपको पीछे खड़ा रह के देखना पड़ता है कि कैसा करते हैं, क्या पैटर्न है, उसके बाद ग्रेजुअली आपका नंबर आएगा। हमारे सुनने वाले भी ये जानना चाहेंगे कि रूपाली के शौक क्या क्या हैं? मुझे बचपन से गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, उसके बाद बाहर घूमना बहुत पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, पूरी रात भर में पढ़ सकती हूँ। बहुत अच्छी मजेदार बातचीत रही आपसे, और हम चाहेंगे कि चलते चलते हमारे जो और भी युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वॉइस करना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डबिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए ना सबसे जरूरी है फैमिली का सपोर्ट। मेरे डैडी ने जब मैं छोटी थी तभी मुझे उन्होंने बोला था तुझे क्या पसंद है, तो मैंने तभी बोला था मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगता है, मुझे साउंड। मैं जब भी 6th या 5th में रहूंगी तब मैंने बुक में लिखा था कि मुझे क्या बनना है। तभी मैंने लिखा था कि मुझे साउंड इंजीनियर बनना है। बहुत फोकस थी, मुझे बनना ही था और सपोर्ट भी था, पर ये कंपल्शन नहीं था कि डैडी इस इंडस्ट्री में है इसीलिए उसी चीज में करना है, तुझे जो करना है कर, पर उनका एक ही था, वो ही 100% कर। फिर तो उसके वजह से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए करियर का, पर उसको 100% दीजिए। आपको मे बी लगेगा 2-3 साल बाद मुझे सक्सेस नहीं मिला तो आप स्विच करोगे, डोंट डू दैट। टाइम लगता है हर एक चीज के लिए। सबसे पहली बात जो आपने कही है और वह अंत तक जारी रही है कि जुनून होना चाहिए और वो कायम रहना चाहिए। Absolutely. तो आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत रही, उम्मीद है हमारे सुनने वाले युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और अपने करियर के बारे में इतनी बातें बताई आपने और अपनी कला की बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
इनसे मिलिए।